हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2011 का केमिस्ट्री पेपर 2। पेपर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पेपर 2 अगर हम बात करें पेपर 1 से अच्छा है। पेपर 1 थोड़ा रिलेटिवली इजी था, पेपर 2 थोड़ा बेटर पेपर 1 से, ठीक है, लेकिन बहुत टफ पेपर 2 भी आपका नहीं है, ये भी आसान ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द मिनरल्स हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिस्पेक्टिवली आर। तो भाई हमें बताया गया है कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। हेमेटाइट की बात करोगे तो Fe2O3, मैग्नेटाइट की बाबात करोगे तो Fe3O4। और बेसिकली Fe3O4 आपका मिक्सचर होता है किसका, FeO डॉट Fe2O3 का। तो Fe2O3 में बात करोगे, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई ऑक्सीजन पे -2 है तो +6 इस पे, तो इस पे -6 हुआ तो इस पे होगा +6। Fe के 2 हैं तो इसकी हो गई +3, ठीक है। यहाँ पे FeO में O पे -2, Fe पे +2, तो यहाँ पे +2 आ गई FeO से, और Fe2O3 से तो +3 ही आएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो +3 इन हेमेटाइट एंड +2 एंड +3 इन मैग्नेटाइट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। आपको जो है कितने कॉम्प्लेक्स दे दिए गए इन लोगों ने, 6 कॉम्प्लेक्स दे दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, और पूछ रहे हैं भाई इनमें से डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं। तो कुछ नहीं करना है, फटाफट निकालते जाते हैं। देखिए यार, अगर हम यहां से शुरू करें जिंक वाले से, तो हम देखते हैं जिंक का अगर आप देखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 3d10 4s2। अगर आप 2+ भी करोगे, जैसे Cl2 हुआ तो भाई 2- इस पे आया तो 2+ कॉम्प्लेक्स पे आया। ये H2O जो है ये न्यूट्रल है, तो मतलब जिंक पे आपका 2+ है। जिंक पे 2+ है मतलब D10 है, D10 है मतलब D10 में तो पेयरिंग होगी ना यार, तो D10 तो डायमैग्नेटिक है, तो ये तो हो गया डायमैग्नेटिक। चलिए अब यहां से शुरू कर लेते हैं। Fe का अगर आप देखो नॉर्मली क्या होता है 3d6 4s2, और यहाँ पे भाई K3 है मतलब 3+ यहाँ पे तो 3- कॉम्प्लेक्स पे Cn पे -1 है तो -6 उधर जाएगा, +6 बनेगा। -3 + 6 करोगे तो कितना जाएगा वो +3, तो आयरन पे है +3। अच्छा +3 करोगे तो कितना बचेगा 3d5। d5 कभी डायमैग्नेटिक बन ही नहीं सकता, तो ये तो आपका क्या है पैरामैग्नेटिक है। चलिए वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, लेकिन पेयरिंग के बाद में भी आपका क्या है ये डायमैग्नेटिक नहीं हो पाएगा। चलिए इसका अगर हम देखें तो इसका भाई 3d7 4s2 होता है कोबाल्ट का, और अगर आप यहाँ कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आ रही है +3। क्यों, ये न्यूट्रल है, ये -3 है तो कोबाल्ट पे हो गई +3 करोगे तो बन गया है बच्चों 3d6 बन गया है। और NH3 आपका क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपका क्या हो जाएगा कोबाल्ट NH3 के साथ 3d6 में आपको पेयरिंग देगा तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। इसमें देखिए C2O4 ऑक्सिलेट तो आपका NH3 से भी अच्छा है, ठीक है, तो पेयरिंग ऑक्सिलेट क्या है कराएगा, ऑक्सिलेट पेयरिंग कराएगा। यहाँ पे कोबाल्ट पे अगेन +3 आ रहा है तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सेम केस है बच्चों, यहाँ पे निकल H2O6। अब वाटर क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, निकल पे आ रहा है +2, निकल का आप देखोगे तो होता है 3d8 4s2 +2 किया तो बचा 3d8, और d8 है वैसे भी यार देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो ना हो d8 में तो पेयरिंग आपकी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई अगर पेयरिंग कराएगा भी तब भी उसको d2 नहीं मिलेगा ना यार इनर ऑर्बिटल का। भाई किसी का मकसद क्या है कि भाई वो d2sp3 बना ले, लेकिन वो d2sp3 तब भी नहीं बन रहा है पेयरिंग कराने के बाद भी, तो कोई मतलब नहीं है पेयरिंग कराने का। तो इसमें क्या है, ये क्या रहेगा आपका d8 है, और d8 को आप आई होप आप लोग ये सब कर सकते हो, उतना बताने की जरूरत आपको नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। चलिए K2PtCl4 2-, हम बात करते हैं भाई आपका जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन स्टेट वाली है, उनका क्या है हमेशा क्या होगा भाई उनमें पेयरिंग होगी। तो उनमें लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो पेयरिंग होगी। और प्लेटिनम आपका है निकल वाले ग्रुप का, तो निकल पैलेडियम प्लेटिनम, तो ये बेसिकली क्या है आपका D8 ही है, और D8 है हमने कहा भाई इनमें तो पेयरिंग होगी ही, तो ये तो डायमैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक कौन कौन सा आएगा अगर आप देखो तो आपका LMOP आपका क्या है डायमैग्नेटिक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका C यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या बोल रहे हैं, पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज 2+, ठीक है, निकल 2+, कॉपर 2+ एंड Hg2+ ions in an acidified aqueous solution precipitates। तो हम डायरेक्ट HCl plus H2S डाल रहे हैं, कौन कौन प्रेसिपिटेट होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपकी कैटायन की जो लिखवाए जाते हैं कि भाई ग्रुप वाइज ये रिएजेंट्स हैं, ये आयंस हैं, तो आपको अगर उतना भी याद है भाई किस
ग्रुप का रिएजेंट है, ठीक है, और कौन कौन से आयन उसमें होते हैं। तो यार मैंगनीज और निकल तो क्या है, ग्रुप 4 के हैं। आपके कॉपर और Ag2+ क्या है, आपके ग्रुप 2 के हैं, और ये आपका ग्रुप 2 का ही रिएजेंट है। ग्रुप 2 की जो सॉल्युबिलिटी है, अगर आप बात करो सल्फाइड्स की, तो वो कम है एज कंपेयर टू आपका ग्रुप 4, ठीक है। तो इसलिए हम क्या, आप एसिडिक मीडियम लेते हैं, ताकि भाई आपका H2S जो है, ये अगर आपको H+ 2H+ प्लस सल्फाइड दे, तो H+ से जो डाइल्यूट HCl से H+ आएगा, उसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो केवल लो सॉल्युबिलिटी वाले ही क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। ग्रुप 4 की प्रेसिपिटेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम यूज करते हैं, ताकि OH- H+ से रिएक्शन करे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, H2- जो सल्फाइड है उनका कंसंट्रेशन बढ़े, और आपका जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो भी प्रेसिपिटेट कर जाएं। तो हमने कहा ग्रुप 2 ही करेगा इस कंडीशन में, तो क्योंकि एसिडिक है, तो मतलब CuS और HgS बनेगा। तो CuS और HgS देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक रिएक्शन दी गई है भाई, Fe Fe2+ में जा रहा है, एक्वस सॉलिड था, O2 आपका H2 में जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, H+ आपका H+ है, ठीक है। को अब इन्होंने कंसंट्रेशन दे रखा है Fe2+ का, जो एक्वस में था 10⁻³ मोलार, O2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, गैस है तो पार्शियल प्रेशर आएगा, H+ का कंसंट्रेशन यहां से निकल जाएगा, pH दे रखी है, pH = 3, तो भाई pH = 3, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना आ जाएगा, 10⁻³ अच्छा, अगली बात देखिए, इन्होंने E0 दे दिया है, E0 = 1.67 वोल्ट, तो हमसे पूछ रहा है E क्या होगा, रिएक्शन का क्या होगा E, तो E वुड बी E0 - 2.303 RT/NF log। इस रिएक्शन का आप Q लिखने जाओगे तो Q क्या होगा भाई, प्रोडक्ट साइड में कौन है, Fe2+ है, वाटर को तो लेंगे नहीं, Fe2+ का कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, इधर आपके पास H+ है, तो डिवाइडेड बाय H+ की पावर 4 इनटू क्या आ जाएगा, ये गैस है तो इसका आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। चलिए ये 298 दे रखा है, तो 2.303 RT/F की वैल्यू हम लेंगे 0.059, E0 दिया हुआ है 1.67 - 0.059 डिवाइडेड बाय n कितना है रिएक्शन का, ध्यान दीजिए O यहाँ पे 0 में था, 0 से चला गया है -2 में, लेकिन O2 था तो 1 के लिए 2 का चेंज, तो 2 के लिए 4 का चेंज, तो आपका n है 4 इनटू log Fe का कंसंट्रेशन अगर आप देखो 10⁻³ तो 10⁻³ का स्क्वायर करोगे 10⁻⁶ बाय H+ का कंसंट्रेशन 10⁻³ -3 की 4 करोगे 10⁻12 इनटू पार्शियल प्रेशर O2 दिया हुआ है आपको 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 10⁻7, और log में है तो आएगा इनटू 7, तो 1.67 - 0.059/4 इनटू 7, दिस मच वोल्ट, ठीक है। और बच्चों इसको आप सोल्व करोगे, तो मैं सोल्व करके लाया हूं, तो 1.67 माइनस ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 0.103, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 1.567 आएगा, जो आप अगर राउंड ऑफ करोगे तो 1. कितना हो जाएगा 57, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है कौन से में, डी ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, ये आपका सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने एक सोल्यूट मिला दिया है, और वो सोल्यूट क्या है आपका K3FeCN6, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 329, तो अच्छा है हमें कैलकुलेट नहीं करना है। बोल रहे हैं 100 ग्राम वाटर में हमने 0.1 ग्राम इसका मिलाया है, तो बता दीजिए भाई फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आएगा। चलिए कैसे करते हैं भाई ये तो पता नहीं डिप्रेशन आएगा, डेल्टा TF = I × KF × मोलैलिटी। I कितना हो जाएगा यार, K3FeCN6 है, तो K3FeCN6 अगर आप देखोगे तो K3FeCN6 ये किस में जाएगा, 3K प्लस FeCN6 माइनस, सबको पता 3 माइनस, सबको पता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है उसके अंदर जो आयन है वो आपके बाहर नहीं निकलने वाले, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेसिकली, उस स्फीयर के अंदर के आयंस क्या है वहां पे डिसोसिएट नहीं होंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो अगर हम देखें तो इसका I क्या आ गया, तो यार आप देखो आपने 1 लिया था, कितने मिले, 1 से 3 + 1 4 मिले, तो I आ गया 4, तो I is 4, KF is 1.86 into मोलैलिटीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं भाई 0.1/329 इनटू, तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 100 ग्राम्स, तो 100 और डिवाइड कर दिया 1000 से, ठीक है। और इसको आप अगर सोल्व करोगे, देखो ये सोल्व कर सकते हो कैसे,
0.1 एंड 1000 नीचे 1000 गया, कितना बच गया? ये सिंपली आपके पास बचा 4 × 1.86 डिवाइडेड बाय 329। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना? ये आपका आएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन, तो हमने कहा आपके पास जो आ गया है डेल्टा TF दैट इज 4 × 1.86 डिवाइडेड बाय 329 एंड दिस वुड कम अप्रोक्सीमेटली 0.0226113। ठीक है, अच्छा तो डेल्टा TF आया, हमें क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डिफरेंस नहीं निकालना है। लेकिन क्योंकि भाई वाटर था, वाटर का तो 0 ही होता है, तो 0 माइनस वही आएगा TF, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? उसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 0.023 एंड दैट इज इक्वल टू 0. सॉरी ये हो जाएगा आपका 2.3 into 10 to the power -2। तो TF कितना आ गया आपका? -2.3 into 10 to the -2। अपने को पता था भाई डिप्रेशन होना है ना फ्रीजिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, तो अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस था तो उससे थोड़ा कम होगा, मतलब नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस वाला ऑप्शन आएगा। वैसे चारों ही माइनस के हैं, लेकिन हमने निकाल लिया है ऑप्शन नंबर ए। जो आपका ये जो है TF कितना? -2.3 into 10 to the power -2, ये ऑप्शन नंबर ए में बच्चों दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Amongst the compounds given, the one that would form a brilliant colored dye on treatment with NaNO2 and dilute HCl followed by addition to an alkaline solution of beta naphthalase। लंबी चौड़ी बात बोली गई है, लेकिन क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई इन चारों में से कौन सा कंपाउंड पहले NaNO2 से रिएक्ट करेगा और उसके बाद अल्कलाइन मीडियम में बीटा नेप्थोल से रिएक्ट करके एक ब्रिलियंट कलर डाई बनाएगा। तो अपने को पता है किसकी बात हो रही है? बीटा नेप्थोल है, NaNO2 HCl, तो डाइज़ोनियम की बात हो रही है। तो डाइज़ो कपलिंग में जो अपने पास कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे फिनोल का भी बनता है ना, एनिलीन का भी बनाया हमने, बीटा नेप्थोल का भी बनता है, फिनोल का जैसे ऑरेंज कलर का बनता है ना, एनिलीन का येलो कलर का। पहली बात तो कलर क्यों आता है? क्योंकि जो कंपाउंड आपका बनता है उसमें एक डाइज़ोनियम वाली रिंग थी आपके पास, एक आपकी जिससे रिएक्शन करवाई, जैसे फिनोल या फिर एनिलीन से करवाई, तो आपका जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है उस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से आपको क्या है इन कंपाउंड्स में कलर देखने को मिलता है। अब फिर एक बात आती है यार, फिनोल के साथ हम जैसे मान लीजिए थोड़ा अल्कलाइन मीडियम रखते हैं, क्यों? कि यार फिनोल है, एसिडिक है, वो OH ग्रुप की वजह से। अगर अल्कलाइन मीडियम रखोगे तो H+ ले जाएगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, और फिनोक्साइड आयन जो होगा आपका उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ चुकी होगी, जिसकी वजह से अपनी रिएक्शन का रेट क्या है? बढ़ जाएगा, आसानी से रिएक्शन होगी। अच्छा अब समझना यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा? भाई देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 डिग्री एनिलीन टाइप का, है ना, 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन रिएक्शन करवाओगे अगर आप NaNO2H+ से, तो यार वो जैसे ही बनाएगा N2+ अनस्टेबल होगा क्योंकि वो एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है, वो तुरंत उड़ेगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, है ना, और फिर आपकी रिएक्शन नहीं होने वाली। अच्छा जिस डायज़ो कपलिंग की बात कर रहे हैं वो कपलिंग नहीं होने वाली। अगर हम बात करें तो हमें बेसिकली एनिलीन चाहिए, साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि बाकियों में R ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये तो नहीं होने वाले। एक बचता है NH2, तो इससे क्या होगा? पहले इससे डाइज़ोनियम बनेगा, फिर वो N2+ जो बनेगा, ये इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ से क्या है उस पर अटैक होगा और दोनों कंपाउंड जुड़ जाएंगे, एक कपलिंग रिएक्शन होगी। किस तरीके से होगी देखते हैं। आपके पास बेसिकली क्या था? आपके पास यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, अब उसकी पैरा पोजीशन पे CH3 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा दिस पर्टिकुलर NH2, है ना, आफ्टर रिएक्टिंग विद NaNO2H+ विल फॉर्म योर N2+ एंड Cl-, और अपने पास दूसरा क्या है? अपने पास दूसरा जो है वो है बीटा नेप्थोल, मतलब यहाँ पे नेप्थलीन 2 भी बोल सकते हो, कुछ इस तरह का है। भाई अब क्या होगा, एक बात समझिए, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाए तो इसमें प्लस आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अल्कलाइन मीडियम में तो ये माइनस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये जाएगा इस पे अटैक करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक था। तो अगर आप देखो तो क्या बन गया है ये, तो आपका कुछ इस तरह का हो गया है कि ये CH3 था, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं ताकि अपन N को ले पाए। क्यों? ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो N, और इसके साथ क्या होगा आपका, ये वाला जुड़ जाएगा। तो ये वाला अगर आप जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा आपका, ठीक है, यहां पे आपके पास OH था कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हमने कहा भाई ये जुड़ गया है, तो यहाँ पे एक H है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, डबल बॉन्ड था, और आपका एक डबल बॉन्ड इधर था। अब क्या होगा आपका, रिंग के एरोमेटिसिटी वापस आने के लिए ये H+ जाएगा, जो माइनस आएगा वो माइनस इधर अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो दोबारा आपका क्या बन जाएगा, आपका जो फाइनली बनेगा, एक रिंग इधर थी, एक रिंग इधर है,
इधर O माइनस आ गया है, इधर N डबल बॉन्ड N आ गया है, और इधर पे आपका ये ग्रुप है। तो कुछ इस तरीके का आपके पास बन गया है। इस सॉल्यूशन से H+ लेगा और आपका OH बन जाएगा। तो ये आपकी क्या है, ऑरेंज रेड कलर की डाई बनेगी। और कौन बनाएगा कुल मिला के, आपका सी वाला जो ऑप्शन है बच्चों, वो ये डाई आपकी बनाएगा। तो सी आपका क्या करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो पूछ रहा है भाई एसिटल बनेगा, ईथर बनेगा, हेमी एसिटल एस्टर क्या बनेगा। आपको ये दे रखा है ऑक्सीजन के साइड में डबल बॉन्ड है, एसिडिक मीडियम है, क्या होगा भाई एसिडिक मीडियम पहले H+ यहां पे आएगा। अब आप ऐसे समझिए ये H+ रहा, लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि भाई डेल्टा प्लस यहाँ ज्यादा हुआ तो ये अपने लोन पेयर देके क्या उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो कुल मिला के हम क्या बोल रहे हैं, जब H+ अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे O है, ठीक है, H यहाँ जुड़ जाएगा और प्लस आएगा यहाँ, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इसका दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन रहा है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस, और ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये वाला काफी फेवरेबल है, इसकी वजह से क्या है H लगेगा यहाँ, प्लस चार्ज आएगा यहाँ। अब क्या होगा, जो आपका जो ये अल्कोहल ग्रुप है, ये O आपका जो है RCH2OH, ये अपने लोन पेयर से यहाँ पे अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर जाएंगे। तो आपका अगर आप तो देखिए हम क्या बन चुका है भाई, अपने पास एक 6 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे OCH2R ने अटैक मार दिया है, कुछ इस तरह का बन गया है। क्या है ये, एक कार्बन से OR जुड़ा हुआ है, इधर भी OR जुड़ा हुआ है, एसिटल इसी को तो बोलते हैं भाई। एक ही कार्बन से आपके 2 OR ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसको एसिटल बोलते हैं, और एसिटल ही अपने पास यहाँ पे बन गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, एसिटल वाला ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, बायोमोलिक्यूल से द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज, चेयर फॉर्म में बना के दे दिया है ताकि बच्चे फंस जाएं, लेकिन कुछ भी इसमें क्या टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी कि भाई कैसे कन्वर्जन करते हैं चेयर फॉर्म का, आपको पता है भाई एल्डो एक्सोस क्या होता है, कीटो एक्सोस क्या होता है, तो आप आसानी से इस वाले क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हो। अब देखिए कैसे करेंगे। तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं भाई किसमें, अपनी नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन वाली जो होगी उसमें कन्वर्ट करते हैं चेयर फॉर्म से। तो देखिए हमने कहा यार 1 2 3 4 5 6 हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन है, ये रहा, ठीक है। अगर आप देखो तो ये वाला क्या है, नीचे गया है, ये वाला कार्बन है ना, ये वाला था, ये नीचे गया है, और नीचे गया है तब OH जो है इक्वेटोरियल पे आया है, मतलब OH रहा होगा ऊपर, H रहा होगा नीचे, तभी तो जब ये कार्बन नीचे जाएगा तो जो ऊपर है वो इक्वेटोरियल पे जाएगा, जो नीचे है वो एक्सियल पे जाएगा, तो OH इक्वेटोरियल पे आया होगा। तो हमने कहा इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। तो आपने OH को ये बना लिया, ये रहा। इस कार्बन पे आते हैं, ये कार्बन क्या है, ऊपर की तरफ गया है, हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ जब गया है तब OH इक्वेटोरियल पे आया है, मतलब OH रहा होगा नीचे। फिर ये देखिए नीचे की तरफ आया है तब OH जो है इसमें इक्वेटोरियल पे आया है तो ऊपर रहा होगा, इसमें ऊपर गया है OH इक्वेटोरियल पे आया है तो OH नीचे रहा होगा। इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, नीचे गया है तब ये इक्वेटोरियल पे आया है CH2OH, तो मतलब इसमें CH2OH रहा होगा, यहाँ पे H है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका भाई 1 2 3 4 5 6, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं भाई, ये अपना ग्लूकोज ही है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज में हमें याद है भाई जो O अपना OH वाला अटैक मारता है CHO वाले ग्रुप पे, ये अटैक मारा, और ध्यान से देखिए ये अब इन्होंने क्या है O ऊपर दे दिया है, तो ये बीटा वाली फॉर्म एक आपको दे रखी है, क्योंकि अल्फा होती तो वो क्या है सेम साइड में होती, तो वो OH वाली जो आपका नॉर्मली OH राइट हैंड साइड वाला जो होता उधर आपका मतलब OH ही नीचे लगता तो अल्फा होता, OH ऊपर है तो बीटा है। और तीसरे वाले कार्बन पे देखिए OH जो है इन दोनों से अलग वाला है, तो मतलब ये क्या है, तीसरे पे OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री बाकियों से अलग रही होगी, मतलब CHO दूसरे वाले पे क्योंकि OH नीचे है मतलब राइट हैंड साइड में, तीसरे वाले पे OH ऊपर है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, चौथे वाले पे OH जो है नीचे है मतलब राइट हैंड साइड में, और पांचवा जो है उस पे एक OH था उसी ने तो अटैक मारा, और ये OH और ये आपका CH2OH H, यही तो है ये, क्योंकि जब इसने अटैक मारा तो यहाँ पे अटैक मारा 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बनी, जिसमें बीच में ऑक्सीजन होगा, एक CH2OH होगा, सेम टू सेम, कुछ नहीं है आपका एल्डोहेक्सोस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। काफी आसान था बच्चों, सेक्शन हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, आगे बढ़ते हैं बच्चों सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या बोला गया है, रिडक्शन ऑफ द मेटल सेंटर इन एक्वस पोमेग्रेनेट आयन इन्वॉल्व्स। तो बेसिकली अपने पास क्या है KMnO फॉर एक्वस है, और पूछ रहे हैं इसमें मेटल सेंटर जो है मैंगनीज बेसिकली जो है Mn+7 में है, वो अलग अलग मीडियम में मतलब एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में
कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसमें होगा। जैसे अपने को पता है एसिडिक मीडियम अगर आपका है तो आपका MnO4 माइनस जो है वो एसिडिक मीडियम में कहां जाता है, आपका Mn+2 में जाता है। तो +7 से चला गया आपका +2 में, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन एसिडिक मीडियम, डी ऑप्शन सही है। अच्छा, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम अपने को पता है MnO4 माइनस +7 से आपका कहां जाता है, MnO2 बनाता है, मतलब +4 में जाएगा, और +7 से +4 में गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम, रॉन्ग ऑप्शन। एक ऑप्शन बचता है 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अल्कलाइन मीडियम। अपन देखते हैं यार जनरली क्या है, अगर आपका पीएच बहुत स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, अगर आपका पीएच बहुत स्पेसिफिक नहीं है तो एक वाइड रेंज में जो है आपका अल्कलाइन मीडियम में आपका +7 से +4 में ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे आपके ए, सी एंड डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में आपसे पूछा गया है द इक्विलिब्रियम 2Cu+1 किस साथ इक्विलिब्रियम में है, Cu आपका 0 और आपका +2 के साथ। तो पूछे हैं भाई ये इक्वेशन आपकी 25 डिग्री सेल्सियस और एक्वस मीडियम में हो रही है रिएक्शन, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे आ सकती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्राइट है, Cl- है, SCN- है और आपके पास Cn- है। चलिए अब देखिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे आएगी। अगर आप याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो अगर यार मुझे इसको पीछे की तरफ लाना है, मतलब मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे आप इसे कंसंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ये हमारे ली चटलियर साहब कह के चले गए थे। चलिए अब तो जो इसके साथ रिएक्ट करके प्रिसिपिटेट कर जाएगा तो उसमें इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि वो सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। भाई प्रिसिपिटेट कर गया तो सॉल्यूशन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, किसी तरीके से मुझे इसका कंसंट्रेशन कम करना है। दैट्स इट। अगर ये कर पा रहे हो, जो जो ये कर पा रहा होगा वो क्या उसके साथ क्या होगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अगर आप बात करो नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट क्या है, इनके सोर्स तो सोल्यूबल होते हैं। तो अगर हम इसका नाइट्रेट वाला बात करें तो प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा, प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं Cl- की और सूडो हैलाइड्स जो अपने हैं साइनाइड और SCN-। तो Cl- क्या होगा, Cn- जो है आपका Cl के साथ Cu के साथ कॉम्प्लेक्स बना के CuCl बनाएगा, नोट कॉम्प्लेक्स आपकी प्रिसिपिटेट करेगा तो CuCl बनेगा, प्रिसिपिटेट करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और सेम केस होगा आपका साइनाइड का और आपका SCN- का भी। अब यहाँ पे तो अपने आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, B, C एंड D। अब यहाँ पे डाउट ये आ सकता है कि आपका Cu जो है, सॉरी आपका जो Cn है, SCN है, ये Cu+2 के साथ भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, Cu के साथ +2 वाले के साथ साइनाइड रिएक्ट किया और आपका CuCl2 बना, लेकिन क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, और तुरंत ही क्या बन जाएगा आपका CuCN प्लस आपकी साइनोजन गैस यहां से निकलेगी। और सेम केस होगा आपका किसके साथ, SCN- के साथ। और आपका जो CuCN बना है, अगेन ये क्या होगा आपका प्रिसिपिटेट करता चला जाएगा। और ये क्या है आपका, फिर जो प्रिसिपिटेट है वो आपके अगेन साइनाइड की एक्सेस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स बना लेगा और CuCN4 3- आपका इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपका इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा स्पीड से कम हो रहा होगा, तो ये इफेक्टिवली सॉल्यूशन में कम होगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इसके साथ जो ये बना रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही कम आपका होगा, तो इसके साथ जो प्रिसिपिटेट कर रहे हैं वो आपका ज्यादा होगा। तो उस वजह से आपकी रिएक्शन क्या है, ओवरऑल आप देखोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी। तो इसलिए हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे B, C एंड D। मतलब SCN- का भी सेम केस होगा जो साइनाइड के साथ हुआ है। भाई कॉम्प्लेक्स अगर बना वैसे बहुत कम होगा, और अगर हुआ भी तो वो क्या है आपका +1 वाले में और आपका साइनोजन टाइप बन जाएगा, और फिर वो एक्सेस के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो आपका +1 वाला जो है वो इफेक्टिवली कम होगा, और अगर वो कम होगा तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो इसलिए इसके करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं बच्चों, B, C एंड D। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या पूछा गया है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है, तो भाई रिएक्शन का ऑर्डर लिखना भूल गए हैं, लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या है, 2N2O5 गैसेस गोइंग टू 4NO2 प्लस O2। अच्छा, क्या पूछे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, कुछ 4-5 बातें पूछ रखी हैं। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, आसान है। स्टेटमेंट 1 देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। क्या अपने को पता है क्या होता है, -dA/dt इक्वल्स K × A। यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है भाई, क्योंकि जिस रेट से A डिसअपीयर होगा आपका, जिस रेट से आपका रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ योर A ओनली, राइट, टू द पावर 1। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो -dA/A इक्वल्स K dt। दोनों को इंटीग्रेट करोगे, मान लो A इनिशियल टू A फाइनल, ठीक है, और इसको 0 से T ले लेते हैं, तो ये आपका आता है ln
ए इनिशियल बाई ए फाइनल इक्वल्स के टी। और यहां से अगर आप देखो तो क्या है ये, तो आपका ए फाइनल यहां से आएगा ए इनिशियल इंटू ए टू द पावर माइनस के टी। तो एक्सपोनेंशियल ही तो डिक्रीज कर रहा है, तो अगर आप देखो तो आपका क्या है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। अच्छा, क्योंकि भाई ए फाइनल क्या आ रहा है, ए इनिशियल इनटू e टू द पावर माइनस के टी, तो विद टाइम अगर आप बात करो कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम टी, वो क्या आएगा बच्चों, एक्सपोनेंशियली आपका डिक्रीज करेगा। अगले स्टेटमेंट देखिए, टी हाफ डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर। अच्छा भाई टी हाफ क्या निकल के आता है, फर्स्ट ऑर्डर का वैसे सबको याद होता है, आप निकाल भी सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। ए फाइनल को क्या कर दीजिए, ए इनिशियल बाई 2 इक्वल्स ए इनिशियल टू द पावर माइनस के, और टी हो जाएगा टी हाफ। तो ये कितना आ गया, यहां से आपका टी हाफ जो आ गया वो आ गया ln k बाई ln 2 बाई k। कितना आ गया, ln 2 बाई k। तो अगर आपका टी हाफ ln 2 बाई k आ रहा है, और k अपने को पता है अरेनियस के अकॉर्डिंग k इक्वल टू a इंटू टू द पावर माइनस ea बाई RT, ठीक है। तो K अपना क्या है, टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा तो अपने को बताया अपना रेट कांस्टेंट क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगर आप करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेट कांस्टेंट क्या है, बढ़ता है। आप यहां से देख सकते हो भाई, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो ये टर्म क्या होगी, छोटी होगी, ये टर्म छोटी होगी, मतलब e की पावर इधर छोटी होगी, तो ये छोटा होगा, तो K आपका बढ़ेगा। तो अगर K बढ़ेगा तो T हाफ क्या होगा, कम होगा, तो बी ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, टी हाफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, कहीं भी कंसंट्रेशन इनिशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टी हाफ डिपेंड कर रहा है आपका रेट कांस्टेंट पे, और रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है टेंपरेचर पे। तो कहीं पे भी आपका इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, इस पे टी हाफ डिपेंड नहीं कर रहा है। आप x लो अमाउंट, 2x लो, 3x लो, 4x लो, वो केवल k पे ही डिपेंड करेगा, जो ये वैल्यू निकल के आएगी उतने में वो आधा हो जाएगा। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, रिएक्शन प्रोसीड्स 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइव्स। अच्छा, अपने को पता है यार, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, मान लीजिए x था आपका, आधा होगा कितने टाइम में, टी हाफ में, फिर x/2 से और आधा होगा, मतलब x/4 बचेगा, कितना टाइम और लगेगा इसमें, टी हाफ। तो हर टी हाफ में आपका रिएक्टेंट आधा होता जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा यार अगर 2 टी हाफ लगी तो मेरा रिएक्टेंट x से x/4 हो गया, तो 2 टी हाफ के बाद कितना बचा, x/4, मतलब इनिशियल x था, तो 2 की पावर जितनी हाफ लाइफ लगेगी, 2 हाफ लाइफ लगी तो x/4 हो गया, 3 लगेगी तो कितना हो जाएगा, x/8 हो जाएगा, 8 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, तो x/2 टू द पावर 8 इतना बचेगा। तो कितनी रिएक्शन प्रोसीड कर गई, मतलब अगर ये फ्रैक्शन आपका, तो बेसिकली 1/2 टू द पावर 8 इतना बचा है, तो कितनी प्रोसीड कर गई रिएक्शन, 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस दिस फ्रैक्शन करोगे मतलब उतनी रिएक्शन क्या है आपकी प्रोसीड कर चुकी है, तभी तो 1/2 टू द पावर 8 फ्रैक्शन बचा है इनिशियल कंसंट्रेशन का। और अगर आप इस वैल्यू को निकालोगे तो ये आपकी कितनी आएगी, 0.996 टाइप आएगी, मतलब 99.6%, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों, ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये आप निकाल सकते हो आसानी से। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, ये 3 ऑप्शन क्या है आपके इस क्वेश्चन के सही हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेक्शन 2 का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या पूछा गया है आपके पास भाई, एक इस तरह का क्या है, XCH2,4X, इस तरह का एक रिएक्टेंट था, आपने रिएजेंट क्या डाले, पहले कुछ Y डाला, हमें नहीं पता Y क्या है, और फिर आपने क्या यूज किया यहाँ पे, एडिपिक एसिड, फिर आपने यूज किया एडिपिक एसिड, और बोल रहे हैं भाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ, तो बताना है भाई किस किस केस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आपको यही बोला गया कि नायलॉन 66 बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, केवल इतना बोला गया यार अपने पास ये है। अब ये बता दो x और y के करेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं कि इससे रिएक्ट करने के बाद आपका एक पॉलीमर बन जाए, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अब कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे कैसे बन सकता है, अगर आपका ये x और y इसे रिएक्शन होने के बाद फाइनली अगर आपका यहाँ पे NH2 आ जाए, तो NH2 यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर निकलेगा तो अमाइड बन सकता है। अगर NH2 नहीं आ पा रहा है भाई, ये एसिड है, अल्कोहल आ गया तो एस्टर भी बन सकता है, तो एस्टर आ जाए या फिर आपको क्या आ जाए, अमीन आ जाए, तो दोनों से क्या है, अमाइड और एस्टर बना सकते हैं, तो वो दोनों आपके आंसर्स हो सकते हैं। अभी बात समझना, पहला क्या है आपके पास, एस्टर है, बोल रहे हैं भाई x जो है इसकी जगह पे एक एस्टर है, C डबल बॉन्ड OCH3, क्या दिया गया है, C डबल बॉन्ड OCH3, एक एस्टर है, इधर भी है इधर भी है। Y क्या है, H2 निकल हीट, तो भाई निकल हीट के साथ ये इस एस्टर को हीट कर रहे हैं। अब निकल हीट क्या है, अगर लो टेम्परेचर है तो वो एस्टर अमाइड इन सबको क्या है, रिड्यूस नहीं कर पाता है,
अगर आपका टेम्परेचर हाई है तब क्या है, एसिड वगैरह को रिड्यूस नहीं करता है। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो हाई टेम्परेचर पे जाके क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब क्या है, इन सबको रिड्यूस कर सकता है, अमाइड को, एस्टर को, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब ऐसा बोला नहीं गया है टेम्परेचर लो है ज्यादा है, हीट किया गया है बस। अब इस हीट से आप क्या आइडिया लगाओगे, कितना हीट किया गया है, क्या हमें इसको एक्सट्रीम कंडीशंस मानना है जहां पे रिड्यूस हो जाएंगे या नहीं मानना है? क्योंकि जेई ने इन दोनों को नहीं मानना है, मतलब जेई ने ये वो एक्सट्रीम कंडीशन नहीं मानी होगी जहां पे इनका रिडक्शन हो रहा होगा। अब आप कहोगे हमें क्या सपना आता है एग्जाम में कि भाई जेई मानेगी या नहीं मानेगी, तो अगर आपको स्पेशली नहीं बोला गया तो आपको नहीं मानना है जब तक जेई खुद लिख के ना दे कि भाई आप एक्सट्रीम कंडीशन मानो, टेम्परेचर बहुत हाई दे रखा है, ऐसा कुछ लिख दे हो। ठीक है, टेम्परेचर की रेंज दे दे, कुछ ऐसा दे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था, तो आपको नहीं मानना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास अमाइड है, अब अमाइड भी इससे रिड्यूस नहीं होगा, अगर रिड्यूस नहीं होगा तो यहाँ पे आपका कोई कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं बनेगा, तो ए और बी केस में नहीं बनेगा। सी की आप बात करो, सी क्या है आपका, CONH2, यहाँ पे अमाइड है, अमाइड का होफमैन ब्रोमाइड करवा रहे हैं, तो अमाइड का अगर Br2NaOH से करवाओगे तो क्या बनेगा भाई आपका। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं, तो अमाइड का करवाओगे तो भाई अमीन बनेगा, अमीन बनेगा तो फिर हम वहां से रिएक्शन करवा सकते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या दिया गया है, आपके पास था CH2 4, इधर X था जो दिया गया है अमाइड CONH2, और इधर भी क्या होगा CONH2। इसकी रिएक्शन अगर आप पहले Br2NaOH इससे करवाओगे तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, तो क्या होगा भाई यहाँ पे आपका ये हट जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों, तो CONH2 CH2 4, इधर भी सेम प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे भी आपका क्या बचेगा, केवल सीधा NH2 ही बचेगा, और यहाँ पे भी NH2। अब ये NH2 कहां पे अटैक मार देगा आपका, जो ये है, तो एसिड प्लस अमीन मिलकर क्या बनाएगा, अमाइड आपका बनेगा। तो ये जो है एडिपिक एसिड, अब यहाँ पे एडिपिक एसिड ले लेते हैं, CH2 4 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, अगर ये यहाँ पे अटैक मार दे, वाटर निकाल दोगे तो अमाइड बन जाएगा। तो इस केस में क्या है आपका, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो सकता है, सी सही है। डी साइनाइड है, साइनाइड का H2 निकल हीट के साथ होता है, CH2NH2 बनेगा, और अगर यहाँ पे CH2NH2 आया, समझना, ठीक है, कोई ऐसा समझो कि भाई अगले ऑप्शन में क्या दे रहा है वो आपको, रिडक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, साइनाइड से CH2NH2 ये मिलेगा। अब भी तो ये इस पे अटैक कर सकता है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आप अब भी करवा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है आपके करेक्ट आंसर होंगे, सी और डी। अगर ध्यान रखना एक्सट्रीम कंडीशंस होती तो आपका ये अमाइड जो है, जो आपका ये अमाइड है और आपका जो एस्टर है, इन दोनों का भी रिडक्शन होता, अल्कोहल बनता, और तब हम क्या है इसको कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा बोला नहीं गया है, तो ए और बी आपके इसके आंसर नहीं होंगे। जो ओनली करेक्ट ऑप्शंस होंगे इस क्वेश्चन के वो होंगे सी एंड डी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 में अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन रिएक्ट विद PCl5 टू गिव POCl3 इज। तो भाई कौन कौन है जो PCl5 के साथ रिएक्ट करके आपको POCl3 देंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की रिएक्शन तो होती है लेकिन आपका POCl3 नहीं बनता, क्या बनता है, P2O5 प्लस आपका Cl2। तो अगर आप देखें तो ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, क्लोरीन आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन POCl3 नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया गलत, मतलब O2 नहीं देगा। CO2 की PCl5 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका नहीं होगा। SO2 की जरूर होती है। भाई PCl5 क्या है आपका, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट, मतलब ये क्या है, आपको क्लोरीन देगा। जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, आपका OH ग्रुप हट जाता है और Cl आपका लग जाता है। तो उसी तरीके से क्या है, अब यहाँ पे OH नहीं है, अगर डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड O वाला हटाओगे आप तो आपको 2 Cl लगाने पड़ेंगे। तो SO2 की करवाओगे PCl5 के साथ तो आपका SOCl2 प्लस एक ऑक्सीजन का आ जाएगा POCl3। ठीक है, तो आपकी तीसरे वाली की रिएक्शन होगी। वाटर की आप करवाओगे तो वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ आपका POCl3 बन जाता है, POCl3 प्लस 2HCl। ठीक है, तो आपकी ये रिएक्शन होगी। और अगर हम बात करें H2SO4, तो H2SO4 कैसा है भैया आपका, S डबल बॉन्ड O H2SO4। ठीक है, ये हटेगा Cl लगेगा, ये हटेगा Cl लगेगा, तो क्या बन जाएगा आपका SO2Cl2। ठीक है, और वो आपका POCl3 प्लस आपका SO2Cl2 प्लस आपका HCl यहाँ पे बनेगा। अगर हम बात करें P4 और 10 और PCl5 की, तो ये बच्चों रिएक्ट करता है और आपका क्या बनाएगा, POCl3 ही बनता है। ठीक है, आप रिएक्शन अपनी करवा सकते हैं, मतलब बैलेंसिंग करवा सकते हैं इसकी। तो कुछ इस तरह का क्या है अपना
बनेगा। अगर हम देखें तो वही 4 की भी हुई है, 5 की भी हुई है, 6 की भी हुई है, तो टोटल कितनों ने रिएक्ट करके PaCl3 बनाया है, तो 1 2 3 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बच्चों 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar AgNO3 required for complete precipitation of chloride ions present in 30 ml 0.01 molar solution of CrCH2O5 ClCl2। तो बेसिकली इसमें जितना भी क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन है उनको अपने को कितना AgNO3 चाहिए ताकि अपन Cl- को प्रेसिपिटेट करवा पाए एज AgCl। तो AgCl प्रेसिपिटेट करवाएंगे हम, तो अपने को AgNO3 का कितना वॉल्यूम चाहिए, कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। एक बात समझते हैं, अगर इसे कंसंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ है तो अपने पास मोल्स कितने आ गए, बल्कि मिलीमोल्स बोलते हैं कि यहाँ पे ml में दिया हुआ है, तो 30 इंटू ये करोगे तो कितना जाएगा आपका 0.3, तो 0.3 मिलीमोल्स हैं इसके 1 मिलीमोल से अपने को कितने मिलीमोल क्लोराइड आयन मिलेंगे देखना है यार। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो क्लोराइड आपको नहीं मिल पाएंगे फ्री, तो केवल अगर सॉल्यूशन में केवल आपके पास ये दो ही फ्री होंगे, मतलब ये आपको किस तरीके से मिलेगा, CrH2O5 Cl2 प्लस 2Cl-, तो केवल आप इन 2Cl- को ही प्रेसिपिटेट करवा पाओगे, और ये 0.3 है तो Cl- कितने होंगे इंटू 2, मतलब आपके पास 0.6 मिलीमोल्स, इतने क्या होंगे आपके पास, इतने आपके पास क्लोराइड आयन होंगे। तो हमें इतना मिलीमोल चाहिए AgNO3 का, क्यों, क्योंकि एक AgNO3 से एक ही Ag+ मिलेगा, लेकिन इसके एक से दो मिल रहे हैं, 2 Cl-, तो इसका 0.3 से 0.6 आ गया, तो 0.1 कंसंट्रेशन है। अब मोलैरिटी जो 0.1 दे रखी है इक्वल टू क्या होंगे मिलीमोल्स 0.6 बाई क्या जाएगा वॉल्यूम ml में, तो ये आ गया 0.6 बाई 0.1 इक्वल टू 6। इतना आसान क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl का एक 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, KSP दी हुई है 1.6 × 10⁻10। पूछ रहे हैं उसी के साथ क्या है, अपन ने क्या ऐड कर दिया है, अपन ने 0.1 मोल CuCl ऐड कर दिया है जिसकी KSP है 10⁻6। अब ये बताइए Ag+ का रिजल्टेंट जो है कंसंट्रेशन कितना होगा, आपको दे दिया भाई इतना होगा 1.6 × 10⁻x, x की वैल्यू बताओ। आसान है बच्चों, इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम से है, अपने को क्या करना है, देखिए AgCl दिया हुआ है तो हमने कहा AgCl, ठीक है, ये अपने को देगा Ag+ प्लस Cl-, इसका KSP दिया हुआ है कितना, तो 1.6 × 10⁻10, ठीक है, वो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। दूसरा क्या है अपने पास CuCl, उसका क्या होगा Cu2 प्लस Cu+, क्योंकि Cl है तो मतलब Cu प्लस Cl-, KSP कितना है 10⁻6, वो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu+ इनटू Cl-। अच्छा, अब एक बात समझना, ये आपको क्या दिया गया है, द वॉल्यूम द 1 लीटर सॉल्यूशन 0.1 मोल ऑफ दिस इज, ठीक है। अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी CuS वाले की सॉल्युबिलिटी अपन मान लेते हैं कितनी है, S है, तो भाई ये S हो जाएगी, ठीक है, इसके अपन मान लेते हैं S', ठीक है, इधर नहीं ये रहा, तो ये है S'। अब Cl क्योंकि कॉमन है तो इसकी हो जाएगी टोटल कंसंट्रेशन S' प्लस S, ठीक है। अब यहां से लगा देते हैं फॉर्मूला, तो 10⁻6 इक्वल्स क्या हो जाएगा S इंटू S प्लस S', और यहां से क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 इक्वल्स आ जाएगा बच्चों आपका S' इंटू S प्लस S', ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों इक्वेशन से एक अपने पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं डिवाइड कर दें तो अपने पास क्या मिलेगा भाई, तो अपने पास मिल जाएगा S' बाई S इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻4, ठीक है, क्योंकि भाई ये S प्लस S' क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, मान लीजिए जोड़ देते हैं, ये तो अपन ने भाई सीधा डिवाइड किया, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा S प्लस S' कॉमन आएगा और आपका अंदर क्या बच जाएगा S प्लस S', ठीक है, इक्वल्स क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻10 प्लस 10⁻6। अब 10⁻10 वाला फैक्टर अगर आप देखो तो वो 10⁻6 की कंपैरिजन में क्या होगा आपका, ये वाला फैक्टर क्या होगा काफी छोटा होगा, तो इसको हम यहां से उड़ा देते हैं। ये क्या बन गया है S प्लस S' का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमने
इग्नोर मार दिया क्योंकि नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि आपका ये वाला फैक्टर क्या है, काफी बड़ा है, तो 10 to the power -6, तो यहां से आ गया s प्लस s डैश इक्वल 10 to the power -3। ठीक है, अच्छा एक ये आ गया है अपने पास, और दूसरा अपने को ये पता है। अब यहां से क्या पता लग रहा है अपने को, यहां से ये पता लग रहा है कि यार जो आपका s डैश है वो कितना आ रहा है 1.6 × 10⁻⁴, मतलब s डैश जो है वो s की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यार, यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि भाई पहली वाली से यही तो पता लग रहा है अपने को कि s डैश इक्वल्स क्या आ रहा है आपका दिस वैल्यू इनटू s, मतलब s का 10⁻⁴ टाइम्स है s डैश, तो s डैश जो है वो s की कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो s डैश बहुत छोटा है, तो मैं बोल सकता हूं 10⁻³ क्या होगा आपका, ये s ही होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो s इक्वल्स आ गया 10⁻³। ठीक है, तो s डैश कितना हो जाएगा, अगर ये 10⁻³ आया है तो यहां से s डैश निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन से, तो s डैश इक्वल्स 1.6 × 10⁻⁴ इनटू s जो कितना है 10⁻³, ये आ गया 1.6 × 10⁻⁷, और s डैश क्या है आपका, अगर आप देखो तो s डैश क्या था, Ag+ का कंसंट्रेशन, वही तो निकालना था, तो कितना आ रहा है 1.6 × 10⁻⁷, तो -x था, मतलब x कितना है आपका 7। ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है, कहां पे किसको नेगलेक्ट करना है बस वो देखना था आपको, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन ए ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। अब ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन क्या होता है भाई, ऑक्टाहेड्रन सबको पता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन क्या है आपका भाई, ये आपका ऑक्टाहेड्रन है, अभी इन वाली चीजों को आप मत सोचिए क्या है। ठीक है, ये आपका नॉर्मली ऑक्टाहेड्रन है कि भाई आपने 4 प्लेन में लिए, फिर आपने एक ऊपर लिया एक नीचे लिया, तो उनसे जो आपका बन के आएगा वो क्या है भाई, आपका एक ऑक्टाहेड्रन है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रन आपको पता है। अब ट्रंकेटेड क्या होगा कि भाई ऑक्टाहेड्रन का अगर हम क्या करें, जो आपके ये 8 कॉर्नर्स टाइप के आ रहे हैं, 1 2 6 जो आपके कॉर्नर आ रहे हैं, सॉरी जो आपके 6 कॉर्नर आ रहे हैं इस तरीके से, जहां पे आपका एटम रहा होगा बेसिकली, जब हम सॉलिड स्टेट में बात करते हैं। ठीक है, तो जहां पे ये आपका जो बन रहा है, इसको अगर आप क्या करो, यहां से आप कट कर दो इन सबको। ठीक है, इन सबको अगर आप यहां से इसको उड़ा दो, यहां से इसको उड़ा दो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप इनको उड़ा दो, ये इस तरीके से, तो वो बन जाएगा ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। तो जो 6 के 6 हैं आपके कॉर्नर टाइप के, उन 6 के 6 को आप क्या कर दो, इस तरीके से चॉप ऑफ कर दो। ठीक है, तो उन सबको आप काटोगे तो तब जो शेप बनेगी वो है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। तो मैं बताना उसमें कितने हेक्सागोनल फेसेस हैं। एक बात देखना, तो ये जो है हमने ऑलरेडी काट रखा है एक को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या एक को काट दिया, तो इससे जो शेप बन के आ रही है, तो अब भाई आपको हेक्सागोनल फेस कहां पे दिखेगा, एक बात सोचना भाई, ये कटा तो ये वाला जो सामने वाला फेस आपको दिख रहा है, तो ये इस तरह से आया 1, फिर ये दूसरी साइड आई, तीसरा ये भी कट जाएगा 3, तीसरी साइड, फोर्थ साइड, यहां से कटा तो फिफ्थ साइड, और ये आपकी सिक्स्थ साइड। तो इस तरीके से ये इस वाले, ठीक है, बीच से जो ऊपर जो सामने की तरफ है उसमें आपका एक फेस आया। इस तरीके से आपके क्या है, 4 फेस आएंगे, किधर किधर, ये 1, इसके जस्ट साइड में इधर भी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सिमिलरली आपका इधर भी आएगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से इधर इधर इधर, तो आपके जो ऊपर चारों फेस है उनमें आपको 4 फेसेस मिलेंगे हेक्सागोनल फेसेस, और जो आपके नीचे वाले चारों हैं उनमें भी क्या मिलेंगे, आपको सिमिलरली 4 मिलेंगे। तो आपके जो 8 फेसेस है उन्हीं पे क्या है, आपको हेक्सागोनल फेसेस वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब इस तरीके से काटा है उनको, इस तरीके से आप काटोगे तो आपको एक यहां से मिलेगा 1, फिर 3 तो ऑलरेडी थे, 3 साइड्स, तो जब काटा तो 3 साइड्स और क्रिएट हो गई, तो 6 साइड बन गई आपकी, तो वहां पे हेक्सागोनल आ रही होगी। इस तरीके से 8 फेस पे आएगी, तो आपकी टोटल कितने फेस होंगे बच्चों, यहाँ पे 8 हेक्सागोनल फेसेस आपके यहाँ पे होंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, हम मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, वी हैव टू इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स एज वेल। बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे Cl लगेगा। यहां से क्या है, अगर मान लीजिए आप यहां पे Cl लगाते हो, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के जो CH3 होगा, एक हाइड्रोजन हटाया Cl लगाया, तो आपको क्या यहाँ पे अब स्टीरियो की संभावना दिख रही है। कोई ऐसा कार्बन है क्या जहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हमने कहा भाई ये अगर देखो तो ये अब क्या है, एक हाइड्रोजन है, इस पे एक C2H5 है, एक CH3 है, और एक पे Cl लग गया, तो ये C2H5 C2H5 से अलग हो गया, पहले नहीं था। तो हमने कहा यहाँ पे क्या है, इसके RS आ सकते हैं। तो हमने कहा पहले केस में जब हमने यहाँ पे Cl लगाया तो R आ सकता है या फिर
ऐसा सकता है। दूसरा, अब यहाँ पे Cl मत लगाइए, अब चलते हैं अगले वाले पे, यहाँ Cl लगाइए तो यहाँ पे एक H है, एक Cl है, एक मिथाइल है और एक ये ग्रुप है, तो ये खुद भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, मतलब कायरल बन गया, और ये भी कायरल बन गया, तो दो हैं यहाँ। तो अब भाई मान लीजिए इसका R डैश H डैश हो सकता है और ये भी हो सकता है, मान लीजिए R डबल डैश H डबल डैश, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 into 2, तो यहाँ पे बने 4, यहाँ पे बने 2। अब ये Cl कहाँ जा सकता है, अब इस Cl को यहाँ से हटाइए, अब इस Cl को यहाँ से हटा के कहाँ ले जाइए, अब इस Cl को लाते हैं सेंटर वाले पे, इस H को हटाइए, यहाँ Cl लाइए। अब क्या कोई कायरल सेंटर यहाँ पे है जिसके 4 अलग अलग ग्रुप हैं? हमने कहा अब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ये अब नहीं बचा, तो तीसरे केस में अपने को एक ही मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पे आइए, क्या कोई और पोजीशन बची जहां पे हम लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये CH3, ध्यान रखना ये अभी तक हमने इस पोजीशन पे नहीं लगाया है, हम इस मिथाइल के कार्बन पे लगा चुके हैं, हम इस बीच वाले पे लगा चुके हैं। अब ये भी मिथाइल ही है, इधर मत लगाने लग जाना, ये और ये सेम है, तो इधर हो गया मतलब इधर ऑटोमेटिकली हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इधर Cl लगाओगे तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव बना? हमने कहा नहीं बना, क्योंकि अभी 2 इथाइल ग्रुप तो है ही। क्या ये है कायरल सेंटर? हमने कहा नहीं, 2 H हैं, तो यहां से भी एक ही मिला, तो 4 to 6 to 8, तो आपको यहां से कितने मिलेंगे? 8 टोटल मिलेंगे आपको, कितने आइसोमर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 अपने को पूछ रहा है भाई ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है, इसके कितने हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं? हाइपरकॉन्जुगेशन वाले, हाँ, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे जो हाइपरकॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं? अपने को क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई? ये प्लस है, इसके साइड वाला ये कार्बन तो 3 यहां से आए, 3 प्लस एक ये वाला जो है यहाँ पे एक H है तो 1 प्लस इसके साइड में ये वाला कार्बन भी है, वहां पे 2 हाइड्रोजन है, 3 to 5 प्लस 1 कितने अपने 6 हुए। तो यहाँ पे बच्चों अपना सेक्शन 3 जो है उसका डिस्कशन समाप्त होता है। अब सेक्शन 4 पे चलेंगे। सेक्शन 4 अपना मैट्रिक्स मैच टाइप है, वहां पे 2 मैट्रिक्स मैच हैं, तो कंपैरेटिवली अपना क्या है, पेपर मतलब पेपर 1 से टफ था लेकिन फिर भी डिसेंट है, ठीक है। चलिए वो दोनों और डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला मैट्रिक्स मैच देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री से है। कॉलम 1 में आपको दिए गए हैं कुछ रिएक्शंस हैं, या फिर रेडिकल से H2 बन रहा है, या फिर व्हाइट फास्फोरस से आपका रेड फास्फोरस बन रहा है, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस तरह का कुछ हो रहा है। और कॉलम 2 में दिया गया भाई ये इनको क्या बोल सकते हैं, क्या ये फेज ट्रांजिशन है, क्या एलोट्रोपिक चेंज है, एंथैल्पी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज कैसा है, वो सारी बातें हमसे की गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। CO2 सॉलिड से CO2 गैसेस बनना। अच्छा, जैसे मान लीजिए भाई आपके पास आइस से आपने क्या हीट दी, वाटर बना, वाटर से मान लीजिए वाटर वेपर्स बनी, तो ये आपकी फ्यूजन है, एवापोरेशन है, या हम बात करें भाई डायरेक्ट सब्लिमेशन जो हुआ है सॉलिड से गैस, क्या ये फेज ट्रांजिशन है? जी हाँ बिल्कुल, इन्हीं को फेज ट्रांजिशन बोलते हैं कि आपका फेज बदल गया, तो हम कह रहे हैं ये फेज ट्रांजिशन तो है। क्या ये एलोट्रोपिक चेंज है? क्या CO2 सॉलिड और गैस एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं? जी नहीं। एलोट्रोप्स क्या है? जैसे मान लीजिए कार्बन के एलोट्रोप्स हम बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट, ये उसके एलोट्रोप्स हैं। जब एक ही एलिमेंट एंटिटी अलग अलग क्या है फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है ड्यू टू प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, ज्यादा हीट प्रेशर टेम्परेचर, और मान लीजिए ज्यादा हीट है प्रेशर है, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे आपका क्या है, ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है, कोल आपका डायमंड बदल जाता है, वो सारी चीजें। तो एक ही एलिमेंट क्या आपके अलग अलग उसमें एग्जिस्ट करे तो वो है आपका एलोट्रोप। ये आपका एलोट्रोप नहीं है, ये सिंपली एक फेज ट्रांजिशन है। डेल्टा H भैया आप सब्लिमेशन कर रहे हो सॉलिड से गैस, ऑब्वियसली आपको हीट देनी पड़ेगी, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन वुड बी पॉजिटिव, तो R तो आएगा। एंट्रोपी, सॉलिड से गैस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव S, ठीक है, आसान था। अगला क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने को दिख रही है, CaCO3 से CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। अब गैसियस प्रोडक्ट आ रहा है मतलब एंट्रोपी है पॉजिटिव S। हीट देनी पड़ेगी अपनी, क्या है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है R। एलोट्रोपिक चेंज, एलोट्रोप की यहां पे कोई बात ही नहीं होगी, बहुत ही बकवास ऑप्शन है। फेज ट्रांजिशन नहीं है ये एक केमिकल रिएक्शन है, यहां पे कोई फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो इसमें केवल RS आएंगे। रेडिकल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो 2 रेडिकल आए आपके और एक मॉलिक्यूल बन गया, तो आपके 2 गैसेस उससे एक वो बन रहा है, तो यहां पे आपकी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। 2 एंटिटी से एक एंटिटी मिल गई, तो भाई आपकी एंट्रोपी क्या हो रही है, यहां पे डिक्रीज, तो डेल्टा S नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और वो मिलके H2 बना रहे हैं, तो डेल्टा H पॉजिटिव नहीं होगी। एलोट्रोपिक चेंज, फेज चेंज, इन सब की बातें यहाँ पे नहीं होगी, फेज चेंज की तो बात ही खत्म होगी। एलोट्रोप्स वगैरह, रेडिकल एलोट्रोप को मतलब नहीं इस बात का, ठीक है, तो केवल टी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि एंट्रोपी अपनी क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बन रहा है। अच्छा भाई, व्हाइट फास्फोरस क्या है आपका, अपने को पता है व्हाइट फास्फोरस अनस्टेबल होता है, उसमें हाई स्ट्रेन होती है, तो ये इस तरह का बहुत, इसलिए वो क्या है अपना रिएक्टिव होता है। अगर अब क्या हो, अब रेड फास्फोरस क्या होगा, अगर आपकी व्हाइट की बहुत सारी यूनिट जुड़ जाएं, जैसे
इस तरीके से कुछ ऐसे, इस तरीके से आपकी जुड़ने लगी तो मोनोमर से पॉलीमर्स बनने लगे इस तरीके से, तो वो है आपका रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस क्या है आपका, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू व्हाइट। तो अब अगर एक अनस्टेबल से स्टेबल चीज बन रही है, जैसे यहाँ पे हुआ था रेडिकल से H2 गैस बनी, तो अगर अनस्टेबल से स्टेबल बन रही है तो हीट उस प्रोसेस में रिलीज होगी, डेल्टा H वुड बी नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो R नहीं आएगा। एंट्रोपी नेगेटिव है, क्यों, पहले एक था, कई यूनिट जुड़ जा रही हैं, तो जहां पे आपकी रेंडमनेस डिक्रीज होगी वहां पे आपके एंट्रोपी चेंज क्या है, नेगेटिव है। तो हमने कहा T, क्या ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं? जी हाँ बिल्कुल, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट ये सब है उसी तरह से क्या है आपके ये भी एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं, ये ऑप्शन सही है। क्या ये फेज चेंज है, फेज ट्रांजिशन है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपके कोई अगेन डायमंड वाला एग्जांपल ले सकते हो, तो वो भी क्या है आपका फेज ट्रांजिशन भी है वो, तो ये फेज ट्रांजिशन भी है आपका व्हाइट फास्फोरस से क्या बन रहा है, रेड फास्फोरस बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर पी भी इसमें क्या है आपका आएगा। तो अगर हम देखें तो इसमें आपका ए में आ गया PRS, बी में आ गया RS, सी में आ गया T एंड डी में आ गया PQT, मतलब अच्छा था क्यों, क्योंकि जैसे आपको यहाँ सोचना था कि भाई कौन स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या डेल्टा H निकल के आएगी, अच्छी चीज थी। एलोट्रोपिक फॉर्म है या नहीं है, फेज चेंज है नहीं है, तो वो कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो जैसे ये वाला डी ऑप्शन काफी अच्छा था ना, ये इजी था, इजी टू ये आप कर सकते थे, रेडिकल वाला। CaCO3 वाला भी आप कर सकते थे, ठीक है, CO2 वाला भी कर सकते थे, तो ये ऑप्शन डी पर्टिकुलरली क्या इसका अच्छा था। चलिए अगला देखिए बच्चों, मैट्रिक्स मैच 2 क्वेश्चन नंबर 20, और वो अपना लास्ट क्वेश्चन भी है इस पेपर का। तो कॉलम 1 में आपको क्या कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, है ना, अब वो मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट है, कहीं पे उसका एल्डोल लग रहा हो, कहीं पे ग्रिग्नार्ड से कुछ हो रहा हो, कहीं पे कंडेंसेशन हो रहा है, एस्टरिफिकेशन कुछ भी हो रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो और कॉलम 2 में आपको दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनाया या नहीं। ध्यान रखना इंटरमीडिएट पूछ रहे हैं, ऊपर ही बोल दिया गया है मैच द रिएक्शंस इन कॉलम 1 विद द एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ स्टेप्स स्लैश रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्वड इन रिएक्शंस एज गिवन इन कॉलम 2। तो ये बात कर रहे हैं कार्बन आयन इंटरमीडिएट है या नहीं। अब इस पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं आप अभी देखोगे। चलिए पहला देखते हैं अब क्या हो रहा है भाई, आपका बेंजीन रिंग थी, उसके साथ एक C डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, फिर कुछ इस तरह का है, यहाँ पे कार्बोनिल है, CH3 है, एक्वस NaOH अपने को दिख रहा है सिंपली एल्डोल, यहाँ से CH2 माइनस बनेगा, वो इस पे अटैक करेगा और हमें दिख रहा है भाई 1 2 3 भाई 1 2 3 4 5 नंबर रिंग बनेगी। जैसे ही अटैक करेगा ये ऊपर शिफ्ट होंगे, OH बनेगा और OH और यहाँ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, सिंपल एल्डोल। अब एल्डोल हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन है, तो पहले जब इस CH2 माइनस ने अटैक किया तो क्या हुआ, क्या उसने किसी को सब्स्टिट्यूट किया, जी नहीं, वो सिंपली ऐड हुआ, तो वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थी। अपने को पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो हमने कहा भाई इसमें आएगा A में S न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ, जी हाँ, यहाँ से OH और वहां से H निकला, तो डिहाइड्रेशन भी हुआ R। क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, जी नहीं। क्या कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना, जी हाँ, T। कहां बना, जब OH माइनस ने ये H+ लिया CH3 का, तो जो CH2 माइनस बना वो कार्बन इंटरमीडिएट ही तो था, तो ये तो हो गया अपना सही, इजी था ऑप्शन A। बी में क्या है आपके पास एक बेंजीन रिंग है, उससे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहां से CH3 CH2 और फिर इधर जाके CH2Cl, CH3MgI ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, अच्छा जिस तरीके से प्रोडक्ट बना रखा है अपने को दिख रहा है भाई, ग्रिग्नार्ड का जो CH3 है, पहले CH3 माइनस जो था उसने यहां अटैक किया, ये ऊपर शिफ्ट हुए, फिर यहां जो माइनस है उसने यहां अटैक कर दिया, Cl निकल गया, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 एक O बीच में 5 नंबर रिंग बनेगी, और जिसने अटैक किया वहां पे CH3 ग्रिग्नार्ड वाला। अब CH3 माइनस है लेकिन वो इंटरमीडिएट नहीं है, तो आपको कार्बन आयन को देख के सेंटी नहीं होना है। इंटरमीडिएट क्या होगा आपका, जो ये था आपका जो रिएक्टेंट था उससे कुछ इंटरमीडिएट स्टेज बनी, फिर वो फाइनली प्रोडक्ट में तब्दील हुई। CH3 माइनस आपका रिएजेंट से आया है, वो आपका इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट कार्बन आयन नहीं बन रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। O पे माइनस आया था, C पे माइनस नहीं आया है इस रिएजेंट में हम बात करें, अगर हम रिएक्टेंट में बात करें तो, ठीक। चलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिल्कुल भाई CH3 माइनस जो ऐड हुआ वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही था, तो ऑप्शन नंबर S। और O माइनस ने जो यहाँ पे जाके अटैक किया फिर Cl सब्स्टिट्यूट हुआ, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो था, इलेक्ट्रोफाइल नहीं था भाई, O माइनस ने अटैक किया था, O माइनस न्यूक्लियोफाइल था। डिहाइड्रेशन जैसा कहीं दिख नहीं रहा है, तो Sp से संतुष्टि कर लेते हैं। चलिए अगला क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल है, H2SO4 किया है और दिखने में आयरन को जैसा बना दिया है, वेरी गुड। अच्छा तो हमें बताना है भाई क्या हुआ है यहाँ पे, और आप देखिए ये O18 वाला नहीं है,
क्योंकि हम भूल गए O18 वाला है। तो क्या हुआ यहाँ पे, सीधी सी बात है भाई, H2SO4 H+ देगा, वो H+ यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये अपने लोन पेयर देगा इधर, तो इस तरीके से क्या है, ये O18 वाला यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर रिंग विद O इन द रिंग, ठीक है, यहाँ पे आके जुड़ा, तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने कहा कुछ इस तरह से आपके पास रिंग थी, ऐसे एक C था, उस पे OH आ गया, ठीक है, और आपके पास क्या हुआ भाई, इधर एक कार्बन था, इधर एक कार्बन था, ये रहा, फिर उसके साथ एक और कार्बन है, तो एक और था, ये था, इधर आके आपका O जो है फाइनली उसने यहाँ अटैक मारा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो डबल बॉन्ड आया, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H चला गया है, वाटर निकल गया है और आपका डबल बॉन्ड इस तरीके से आया है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा भाई क्या हुआ, ये क्या यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ, बिल्कुल हुआ, तो R आएगा। क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, एडिशन हुआ, जी हाँ, इस OH ने यहाँ पे आके एडिशन किया, तो Sp हुआ। कार्बन आयन हमें देखने का मौका कहीं नहीं मिला। क्या किसी इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, जी नहीं। क्या न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, जी नहीं। अगला डी में देखिए क्या है, सिंपल, ये भाई अपना फ्रीडल क्राफ्ट है भाई, यहाँ पे OH था, H+ आया, H2SO4 से वाटर निकल गया, तो डिहाइड्रेशन हो गया, ऑप्शन नंबर R। प्लस बना, उस प्लस ने फिर क्या है, जो यहाँ पे रिंग में अपने पास इस तरीके का माहौल था, इस रिंग ने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन गई, और इस कार्बन ने जहां पे अटैक किया वहां पे 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से अटैच्ड है, तो बिल्कुल आसान है। तो भाई क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और हम बोल सकते हैं कि आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, ठीक है। तो भाई अगर आप यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑप्शन नंबर Q। क्या यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, जी नहीं। क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, जी नहीं। क्या कार्बन आयन बना, जी नहीं। कार्बोकैटायन बना। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, इसमें आया RST, SP, RS, QR, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस क्या है यहाँ पे होंगे। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा ना, काफी आसान था ये दोनों, मतलब ये वाला तो कंपैरेटिवली काफी आसान था, ऑर्गेनिक वाला तो, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स बच्चों दूर हो गए होंगे, आपके डिस्कशन में मजा आया होगा, और अगर आपके डाउट्स फिर भी कहीं पे रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पे बिल्कुल आपके डाउट्स लिए जाएंगे। इसके साथ बच्चों विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।